हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल K&N ट्यूटोरियल। तो इस चैनल में आप लोगों को पता होगा कि CDP की क्लासेस लिए जा रहे हैं जो झारखंड टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इसके बहुत सारे क्लासेस ले चुके हैं और अभी हम लोग इसका क्लास नंबर 14 ले रहे हैं, यानी कि इससे पहले हम लोगों ने 13 क्लासेस ले चुके हैं। अगर आपको आज का क्लास को और भी ज़्यादा बेहतर समझना है और अपने सिलेबस को टाइम से कंप्लीट करना है और झारखंड टेट को एक ही बार में आपको निकालना है, तो आप हमारे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। हमारे सारे वीडियोस में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या पोर्शन है CDP के लिए और हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें वीडियोस में आप लोगों को बताई गई है। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। तो आज हम लोग इसका क्लास नंबर 14 ले रहे हैं CDP का ही, जो कि होने वाला है हमारा एक नया टॉपिक जिसका नाम है अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। तो मोटिवेशन शब्द को सुनने से ही हमारे माइंड में एक मैप बनता है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें जिस प्रकार का सहयोग दिया जाता है, जिस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाता है, जिस प्रकार से हमें कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उसी को हम लोग मोटिवेशन कहीं ना कहीं कहते हैं। तो मोटिवेशन से क्या होता है कि बालक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे क्या क्या फ़ायदा होता है, तो फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल, यानी कि यदि उसने कोई लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है अपने जीवन के लिए, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मोटिवेशन एक बहुत अच्छा फैक्टर के रूप में सामने आता है, बहुत अच्छा काम करता है हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में। दूसरा है एटीट्यूड, कि हमारा एटीट्यूड कैसी है उस चीज़ को लेने के लिए, हमारे गोल तक पहुंचने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे समस्याएं आती हैं हमारे जीवन में जिसके कारण से हमें जो किसी कार्य को करने की जो प्रवृत्ति रहती है उसमें कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो जाती है। तो उस एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए भी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा कार्य करता है। थर्ड चीज़ है सक्सेस, यानी कि सफलता। आप किसी भी कार्य को यदि कर रहे हैं तो उस कार्य में सफल होने के लिए, उस कार्य में सक्सेस करने के लिए आप लोगों को मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और मोटिवेशन की सहायता से आप उस सक्सेस को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। फिर है परफॉर्मेंस, जो हमारी कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो परफॉर्मेंस होती है हमारे किसी भी कार्य को करने की, उस परफॉर्मेंस को भी उस लेवल तक ले जाने के लिए जिस लेवल से आप सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ तक ले जाने के लिए मोटिवेशन एक दवा के रूप में कार्य करता है। एक जो कि आप लोगों को क्या करता है कि उस चीज़ को और ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म करने में और अच्छी प्रकार से उस चीज़ में कार्य करने में आप लोगों का सहयोग करता है ये मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा। फिर है सपोर्ट, ये सहयोग प्रदान करता है मोटिवेशन, कि आप लोगों को साथ ले करके उस क्षेत्र तक ले जाने का कार्य भी ये हमारा मोटिवेशन करता है, सपोर्ट देने का काम भी करता है। मोटिवेशन जो है हम लोग किसी को आइडिया देकर भी दे सकते हैं, कुछ ऐसी नई नई आइडियाज़ देते हैं लोगों को जिससे व्यक्ति जो है मोटिवेट हो जाते हैं, अभिप्रेरित हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी अभिप्रेरणा के बारे में। आइए देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या परिभाषाएं दी गई है और इसे हम लोग किताबी भाषा में किस प्रकार का इसका अर्थ को समझते हैं। तो अभिप्रेरणा का जो अर्थ है वो अंग्रेजी के एक शब्द मोटिवेशन से लिया गया है, और मोटिवेशन जो है उसकी उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड से हुई है जो है मोटम। और मोटम का अर्थ होता है टू मूव, यानी कि टू मोशन, यानी कि गति करना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जब व्यक्ति को मोटिवेशन दिया जाता है, जब वो व्यक्ति मोटिवेट हो जाता है, अभिप्रेरित हो जाता है,
तो वो व्यक्ति में जो है उस कार्य को करने के लिए, उस कार्य की प्रक्रिया में उसे एक गति प्राप्त हो जाती है। इस शब्द से हमें ये समझ में आता है। दूसरे शब्द में हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो मोटिवेशन है यानी कि अभिप्रेरणा जो है वो एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, हमें रीइंफोर्स करती है किसी भी कार्य को करने के लिए। और जब यह प्रेरित करती है तो इस हद तक हमें प्रेरित करती है जब तक कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार से कुछ मनोवैज्ञानिक आए, क्योंकि हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक का नाम आना तो लाजमी है। तो इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम आते हैं और अब जो मनोवैज्ञानिक थे अपने दृष्टिकोण के आधार पर उन्होंने अभिप्रेरणा के लिए यानी कि मोटिवेशन के लिए अपने अपने शब्दों में कुछ कुछ परिभाषाएं दी है। तो जैसे स्किनर जो थे उनका कहना क्या है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। फिर है कैच व क्रैचफील्ड के अनुसार ये क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। तो जो स्किनर महोदय थे उनका कहना था कि हमें सीखने के लिए जो एक रास्ता दे रहा है, एक बहुत अच्छा रास्ता जो दे रहा है, वो कहलाता है हमारा मोटिवेशन। और क्रैचफील्ड क्या कहते हैं कि अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन हमें क्यों का आंसर देते हैं, वाई, हम लोग किसी भी चीज़ को क्यों कर रहे हैं इसका आंसर हमें मोटिवेशन के द्वारा, अभिप्रेरणा के द्वारा मिलता है। ऐसा कहना है क्रैचफील्ड के द्वारा। आगे है गुड, जो है गुड कहते हैं कि अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है। कोई भी कार्य को हम कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं और उसको कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, इस चीज़ में करने के लिए भी हमें अभिप्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा गुड महोदय का कहना है। फिर वुडवर्थ आते हैं। वुडवर्थ बोलते हैं कि अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। एविरल भी इसी प्रकार से कहते हैं कि अभिप्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास, यानी कि ऐसा प्रयास जिससे हमें फ़ायदा हो, उसे हम लोग अभिप्रेरणा कह रहे हैं। उसी प्रकार से पीवी युंग भी आते हैं। इन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा व्यवहार को जागृत करके क्रिया के विकास का पोषण करने तथा उसकी विधियों को नियमित करने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे अन्य कुछ मनोवैज्ञानिक के नाम दिए हुए हैं, इसको आप लोग डिटेल में आराम से पढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं अब अभिप्रेरणा के प्रकार। तो अभिप्रेरणा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, मोटिवेशन को हम लोग कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पर जनरली हम लोग जो मोटिवेशन है यानी कि जो अभिप्रेरणा है उसको 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं, यानी कि उसके 4 प्रकार बता रहे हैं। और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला है इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा। दूसरा नंबर में है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा। फिर है अचीवमेंट मोटिवेशन यानी कि प्राप्ति के लिए, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए अभिप्रेरणा। और फिर है अफिलिएशन मोटिवेशन, किसी चीज़ को प्राप्त करने के बाद उस चीज़ के ऊपर कार्य करने की जो अभिप्रेरणा है वो हमारा अफिलिएशन मोटिवेशन कहलाता है। तो एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सट्रिंसिक होता है, क्या इंट्रिंसिक होता है, क्या अचीवमेंट है, क्या अफिलिएशन है। सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना। और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो हमसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि ये नहीं बनेगा, सारे क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहे होंगे और एग्ज़ाम में बैठ के आप बहुत खुश हो रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा जो होती है, अब ये जो अन्य मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने 4 टाइप बताए थे। एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं, उनका कहना है कि अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है
और वो 2 प्रकार की अभिप्रेरणा कौन कौन सी है। तो पहला है सकारात्मक अभिप्रेरणा यानी कि पॉजिटिव मोटिवेशन, और दूसरा है नकारात्मक अभिप्रेरणा यानी कि नेगेटिव मोटिवेशन। तो सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होता है कि ऐसी अभिप्रेरणा जिसमें बालक के अंदर कुछ अच्छा हो रहा हो, उसमें जो बदलाव आ रहा है वो अच्छा बदलाव आ रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव मोटिवेशन। ठीक है। उसी प्रकार से नकारात्मक अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा में क्या होता है कि जो जिस प्रकार से हम लोग देख रहे थे कि पॉजिटिव मोटिवेशन यानी कि सकारात्मक अभिप्रेरणा में बालक में एक अच्छा बदलाव आ रहा था, लेकिन नकारात्मक अभिप्रेरणा में यानी कि नेगेटिव मोटिवेशन में क्या होता है कि बालक में अच्छा नहीं बल्कि बुरा बदलाव आता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो नकारात्मक अभिप्रेरणा है वो सकारात्मक अभिप्रेरणा के जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पॉजिटिव मोटिवेशन में क्या क्या होता है। तो पॉजिटिव मोटिवेशन में बच्चों को रिवॉर्ड दिया जाता है, उसको कुछ प्राइजेस दिए जाते हैं, उसको कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, जिससे वो पॉजिटिवली मोटिवेट होता है। और वो पॉजिटिव मोटिवेशन क्या क्या है। पहला है बेनिफिट, दूसरा है मनी, तीसरा है प्रेज और चौथा है एप्रिसिएशन। हम लोग क्या करते हैं कि बालक ने यदि कुछ कार्य किया है तो हम लोग उसके लिए उसे हतोत्साहित नहीं करते, बल्कि उस चीज़ के लिए उसको मोटिवेट करते हैं, उसको प्रेरणा देते हैं, उसको प्राइज़ देते हैं, उस चीज़ के लिए उसे शाबाशी देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उसे। तो ये हमारा पॉजिटिव मोटिवेशन के अंदर आता है। अब पॉजिटिव मोटिवेशन देने के लिए हम लोग कभी कभी उसे प्राइज़ देने का भी कार्य करते हैं, और कुछ क्षेत्रों में उसे पैसों के रूप में भी यानी कि मनी के रूप में भी, उसे प्राइज़ मनी के रूप में भी उसे मोटिवेशन देने का कार्य किया जाता है। फिर है नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन में हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को पनिशमेंट देते हैं, यानी कि उसे दंड दिया जाता है। और वो दंड क्या होता है, उसे पेनाल्टी भरवाई जाती है। यानी कि उसने कुछ कार्य किया, जैसे कि बहुत सारे पार्क हम लोग जाते हैं तो पार्क में लिखा हुआ होता है कि फूल तोड़ने पर पेनाल्टी लगेगा। तो यानी कि किसी गलत कार्य को हमने किया तो उसके लिए यदि हमें कुछ मनी देना पड़ रहा है, कुछ कार्य करना पड़ रहा है, तो वो होती है पेनाल्टी। तो हमें यदि पेनाल्टी देना पड़ रहा है, फाइन देना पड़ रहा है, डिमोशन देना पड़ रहा है, हमारा पे कट हो रहा है, तो ये सारी हमारी नेगेटिव मोटिवेशन के अंदर आती है। तो ये सारी चीज़ें थी मोटिवेशन की। अब जो ऊपर हम लोग देख रहे थे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आइए उसे देख लेते हैं कि वो क्या होता है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या क्या है। तो फर्स्ट है एटीट्यूड मोटिवेशन, कॉम्पिटेंस मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन, फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन, क्रिएटिव मोटिवेशन, इंट्रोजेक्टेड मोटिवेशन। यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन में यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा में बालक में ऐसा प्रयास किया जाता है कि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहे। ऐसा ना हो कि उसे बार बार अभिप्रेरित किया जा रहा है, वो खुद ही किसी कार्य को करने के लिए स्वयं में प्रेरित हो रहा है, स्वयं उस कार्य को वो करना चाह रहा है, तो वो हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर में आता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन देने से एक फ़ायदा होता है कि ये एक बार दे देने के बाद बालक में वो मोटिवेशन बना हुआ रहता है और वो लाइफ टाइम तक चलता है, क्योंकि जो अभिप्रेरणा उसे दी जा रही है वो आंतरिक रूप से दी जा रही है और वो स्वयं ही उस चीज़ों को करने के लिए अभिप्रेरित हो रहा है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है कि अब बाह्य अभिप्रेरणाएं होती हैं, यानी कि उसे हम लोगों ने कुछ रिवॉर्ड दे दिया, उसे कुछ फाइन हमने लगा दिया, तो ये सारी हमारे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की कैटेगरी में आती है। और इस टाइप का मोटिवेशन हमें टाइम टू टाइम देना पड़ता है बच्चों को, एक बार देने से काम नहीं चलेगा, इसे हमें जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ हमें इसे देना पड़ता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो पहला है फियर मोटिवेशन, फिर इंसेंटिव मोटिवेशन, सोशल मोटिवेशन,
पावर मोटिवेशन और आइडेंटिफाई मोटिवेशन। यानी कि डर दिखा करके हम लोग उसको मोटिवेट कर सकते हैं। हम लोग ये उसे कह सकते हैं कि अगर तुम आज पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्ज़ाम के टाइम में तुम फेल हो जाओगे। तो ये एक फियर मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर कि बच्चे में डर है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ, इसीलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। इसमें उसके अंदर कोई इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं आई है, बल्कि बाह्य अभिप्रेरणा है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है कि मुझे पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि मुझे एग्ज़ाम में फेल नहीं होना है। लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन में किस प्रकार की अभिप्रेरणा आएगी कि मुझे आज पढ़ाई करनी है क्योंकि मुझे कुछ सीखना है, मुझे लाइफ में आगे जा कर के अपने गोल को लाना है, गोल को पकड़ना है, इसीलिए मुझे सीखना है। ये हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर में आता है। उसी प्रकार से है टाइप ऑफ मोटिवेटर्स, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिवाइड कर रहे हैं। तो इंट्रिंसिक में मोटिवेटर यानी कि अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले कौन कौन से होते हैं? तो वो ऑटोनॉमी होते हैं, यानी कि वो स्वयं होता है। दूसरा है बिलोंगिंग, यानी कि उसके रिश्तेदार हो सकते हैं। फिर है क्यूरियोसिटी, किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसके मन में जिज्ञासा है तो वो भी उसको अभिप्रेरित करेगी। फिर है लव, यानी कि प्यार, ये भी बालक को अभिप्रेरित करने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। फिर है लर्निंग, यानी कि सीखने की जो क्षमता है, सीखने की जो कैपेसिटी है, सीखने की जो चाह है, वह भी बच्चों में मोटिवेशन प्रदान करती है। फिर है मास्टरी और मीनिंग, किसी भी चीज़ में मास्टरी उसको प्राप्त करना है, किसी विषय में उसको मास्टर बनना है, किसी विषय के अर्थ के बारे में उसे जानना है, तब भी वो बच्चा उस चीज़ को खुद ही जानना चाहेगा और ये इंट्रिंसिक मोटिवेटर के रूप में आते हैं। उसी प्रकार से एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर में कौन कौन से हैं? तो बेजेस, कंपटीशन, फियर ऑफ फेल्यूर, फियर ऑफ पनिशमेंट, गोल्ड स्टार्स, मनी, पॉइंट्स, रिवार्ड्स एंड एक्स्ट्रा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि बच्चों के बीच में कंपटीशन करा दिया तो उसकी वजह से उसमें मोटिवेशन आ रहा है, उसको हम कुछ रिवॉर्ड दे रहे हैं, कुछ प्राइज़ दे रहे हैं, कुछ मनी दे रहे हैं, तब उसमें मोटिवेशन आ रहा है। उसको हम लोगों ने क्या किया है? पनिशमेंट देने का डर दिखाया है, फेल होने का डर दिखाया है, तब वो उस चीज़ के लिए मोटिवेट हुआ है। तब ये सारे हो जाते हैं हमारे एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स। तो इतना मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। फिर है, देखिए यहाँ पर हम लोग फिर देख रहे थे अचीवमेंट मोटिवेशन। तो अचीवमेंट मोटिवेशन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, अचीवमेंट मोटिवेशन रेफर्स टू ए पर्सन डिजायर टू अकम्प्लिश समथिंग डिफिकल्ट। This motivation is also a very strong protective factor against mental illness। तो अचीवमेंट मोटिवेशन जो होता है वो क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो एक लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, एक गोल सेट किया हुआ है और वो चाहता है कि मैं उस गोल तक पहुंचूं, इसीलिए उस पर मोटिवेशन है, तो वो अचीवमेंट मोटिवेशन कहलाता है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव फैक्टर है, किसके लिए? यदि व्यक्ति को किसी प्रकार की मानसिक बीमारी है तो उससे छुटकारा दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी सिद्ध होता है। आगे है हमारा एमसी लेंड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी जो है, ये इन्होंने दिया। इसमें इन्होंने 3 फैक्टर्स की बात की है। पहला है नीड फॉर पावर, दूसरा है नीड फॉर अचीवमेंट और तीसरा है नीड फॉर एफिलिएशन। तो पहले जो बालक होता है वो शक्ति के लिए जागरूक होता है, शक्ति को पाना चाहता है, उसको उसकी आवश्यकता है। वो कोई भी तरह की शक्ति हो सकती है, वो मेंटल एबिलिटीज़ के फैक्टर में भी हो सकती है या फिर उसकी शारीरिक क्षमता के रूप में भी हो सकती है। तो जब उसके पावर की जो नीड है, आवश्यकता है, वो पूरी हो जाती है, तब वह जिसने जो गोल निर्धारित किया हुआ है उस गोल की ओर वो बढ़ने लगता है। बाद में जब उसका वो गोल जो है वो फुलफिल हो जाता है तो वो इस चीज़ को एफिलिएट करना चाहता है, उस चीज़ में वो मास्टर बनना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी
मोटिवेशन थ्योरी, जो कि दिया गया है एमसी लैंड के द्वारा। और अगर हम लोगों को डिफरेंस देखना है कि अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है और एफिलिएशन क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अचीवमेंट मोटिवेशन जो होता है वो व्यक्ति में जो है वो इस चीज़ को लेकर के ओरिएंटेड होता है कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। लेकिन एफिलिएशन मोटिवेशन में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति चाहता है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो सबसे बेहतर करूँ और बेस्ट करूँ, ये उसका मानना है। तो ये होती है मोटिवेशन और इसके बीच में अंतर। तो ये सारे जो हमारे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन थे, यानी कि मोटिवेशन के यानी कि अभिप्रेरणा के जो प्रकार थे वो यहीं तक है। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के कौन कौन से थ्योरी हैं? तो पहला है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, और ये दिया गया था फ्राइड्स के द्वारा, और इसके बारे में आप ऑलरेडी जान रहे हैं क्योंकि इस थ्योरी को हम लोग पढ़ चुके हैं। किस में पढ़े हैं आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं, फ्राइड का मोटिवेशन थ्योरी, जिसमें हम लोगों ने 3 चीज़ों के बारे में बात की थी, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, और बात की थी कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो ये था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आइस का अगर कोई टुकड़ा है तो उसका मैक्सिमम पार्ट जो होता है आइस का वो पानी में डूबा हुआ होता है, बहुत थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो पानी के ऊपर हमें दिखाई देता है। तो जो पानी के ऊपर जो थोड़ा सा भाग हमें दिखाई देता है वो कॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि उसके अंदर का जो पानी में डूबा हुआ भाग है बर्फ़ के टुकड़े का, वो हमारा प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने आप लोगों को बताया है। इसके बारे में और डिटेल में आपको जाना है तो आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो फ्राइड जो थे, उन्होंने 2 मूल प्रवृत्तियों यानी कि 2 जो बेसिक बिहेवियर होते हैं व्यक्ति के, उनके बारे में बताया। पहला है जीवन मूल प्रवृत्ति यानी कि लाइफ का जो बेसिक बिहेवियर है उसका, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, इन दोनों के बारे में इन्होंने बताया। तो सकारात्मक कार्य जो होते हैं वो जीवन मूल प्रवृत्ति के अंदर में आते हैं, और जो डिस्ट्रॉयबल जो हमारी चीज़ें होती हैं या फिर हम लोग को विध्वंस वाला कार्य करना चाहते हैं, सब कुछ बर्बाद करने वाला कार्य करना चाहते हैं, तो वो हमारा आता है मृत्यु मूल प्रवृत्ति के अंदर में, ये कहा जा रहा है। फिर है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। हमारे जो बेसिक बिहेवियरल है उनके बेसिस के लिए थ्योरीज क्या है, तो इसके जो प्रतिपादक है वो है विलियम मैकडूगल, और इन्होंने 14 टाइप्स की बेसिक बिहेवियर का नाम बताया है इसमें। और वो 14 बिहेवियर्स कौन कौन है जो हमें मोटिवेट करने में मदद करते हैं, भले ही वो हमें पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहे हो, नेगेटिवली मोटिवेट कर रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज़ें हमें मोटिवेट कर रही हैं वो 14 टाइप्स की हमारी बेसिक बिहेवियर होते हैं जो इस तरह के मोटिवेशन के लिए कार्य करते हैं। तो पहला है भय यानी कि फियर, दूसरा है क्रोध यानी कि गुस्सा हो जाना, किसी से एंग्री वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वह। फिर है घृणा, किसी से जलना, घृणा मतलब कि आप लोग समझ ही रहे होंगे। फिर है वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्म अभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार भावना, कृति भाव, आमोद। तो ये जो 14 फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं और इससे हमारे अंदर मोटिवेशन आता है। नेक्स्ट है हमारे आवश्यकता का सिद्धांत यानी कि नीड का थ्योरी। तो नीड के लिए किस प्रकार की थ्योरी है, तो मैस्लोस के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। तो मैस्लो का हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स, जिसको ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया गया है, उसको और डिटेल में आपको जानना है तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर देखिए। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने 5 टाइप्स ऑफ इन्होंने नीड्स का जिक्र किया है,
पहला है फिजियोलॉजिकल, जिसमें फूड, वाटर, रेस्ट वाली कॉन्सेप्ट आती है, यानी कि भोजन की आवश्यकता, उसके रहने की आवश्यकता, उसका जो भी मतलब मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति जो हो रही है, जिससे उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, वो इसके अंदर में आती है। दूसरा है सेफ्टी, यानी कि सिक्योरिटी की जो आवश्यकताएं हैं। फिर है लव और बिलोंगिंग, यानी कि प्यार और स्नेह की जो उसमें भावनाएं हैं वो इसमें आती हैं। एस्टीम, यानी कि उसमें कुछ कर जाने की जो कैपेसिटी है, वो चाहता है कि समाज के लोग उसे पहचाने, उसके लिए एक अलग नज़रिया हो लोगों के लिए, तो ये। और फिर होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि जो भी कार्य उसने किया है वो उन कार्यों के लिए कितना स्वयं में संतुष्ट है। ये सारी चीज़ें होती हैं मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। मैंने पहले भी आपको बताया है, अभी भी बोल रही हूँ, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। और इसको और डिटेल में जानने के लिए आप हमारे वीडियोस को ज़रूर देखिए, तब आपको ज़्यादा इस चीज़ में क्लैरिटी आएगी। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसको यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, तो इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं उपलब्धि का सिद्धांत, यानी कि नीड्स थ्योरी। तो 3 नीड्स थ्योरी ये दिया गया था MC लेंट्स के द्वारा, जिसको ऑलरेडी ऊपर हम लोग देख रहे थे। क्या क्या था? नीड फॉर पावर, फिर है नीड फॉर अचीवमेंट एंड नीड फॉर एफिलिएशन। तो नीड फॉर पावर में क्या होता है कि बालक जो होता है वो चीज़ों को दूसरों के द्वारा देख देख करके करता है, और उन चीज़ों को देख करके वो प्रेरित होता है और उसको करना वो सीखता है। इसमें बालक क्या करता है, वो जो है अपना जो भी कार्य क्षेत्र है या जो भी वो कार्य कर रहा है उसमें वो कंट्रोल लाने का प्रयास करता है, नियंत्रण करने का प्रयास करता है। और जब व्यक्ति में पावर आ जाता है तब उसमें जो है उसको एक एक्सीलेंट लीडर, एक अच्छा नेतृत्व कर्ता बनाने में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। फिर है नीड फॉर अचीवमेंट। तो बालक जो है इसमें क्या करता है कि उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को वो ले करके उस कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करना चाहता है और बहुत अच्छा करना चाहता है, एक्सीलेंट करना चाहता है उस क्षेत्र में। तो इसमें जो है बालक का क्या हो जाता है, इंडिविजुअलिटिस्टिक माइंडसेट हो जाता है, यानी कि वो व्यक्तिगत रूप से सोचता है, स्वयं के बारे में सोचता है। और इसमें इस क्षेत्र में बच्चे में थोड़ी सी लीडरशिप स्किल में थोड़ा सा लेक हो जाता है, थोड़ी कमी आ जाती है, यानी कि लीडरशिप करने वो इतना एबल अभी नहीं हो पाता। फिर है नीड फॉर एफिलिएशन, यानी कि उसको एफिलिएशन चाहिए लोगों से, उसको जो है अपने जो कार्य उसने किया हुआ है उस कार्य के लिए उसको वाहवाही चाहिए। तो इसके लिए उसमें रिलेशनशिप्स की भावना आ जाती है कि उसके कुछ दोस्त बने, उसके कुछ रिश्तेदार बने, उसके कुछ माता पिता हों, उसके कुछ पड़ोसी हों जो उसके कार्य के लिए उसे प्रोत्साहित करें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारा 3 नीड्स थ्योरी में, जो कि अभी हम लोगों ने देख लिया। इसको दिया है सेक मैकनिरल ने 1961 में, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, इन्होंने जो है उपलब्धि के लिए अभिप्रेरणा का 2 प्रेरक बताया है। पहला है सफलता प्राप्त करने का प्रेरक और असफलता से बचने का प्रेरक, यानी कि एक तो उसको मोटिवेट करेगा कि जो बालक है वो जिस क्षेत्र को पाना चाहता है, जिस गोल को प्राप्त करना चाहता है, उस गोल को प्राप्त करने में वो सफल हो जाए। और दूसरा होगा कि वो असफल होने से किस प्रकार से बच सकता है, उस दोनों चीज़ के लिए, यानी कि जो उसने गोल सेट किया हुआ है उस गोल में वो असफल ना हो, इसके लिए वो क्या क्या कर सकता है और किन किन चीज़ों के द्वारा उसे मोटिवेट किया जा सकता है, वो इस क्षेत्र में आएंगे। तो ये 2 फैक्टर्स के बारे में इन्होंने बताया है उपलब्धि अभिप्रेरणा के अंदर, यानी कि अचीवमेंट मोटिवेशन के अंदर। आगे है हमारा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल रहे थे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जो है वो क्या होता है कि जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल में ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, तो यहाँ देखिए आप,
आपको दिख रहा होगा फर्स्ट वाले जिसमें बिफोर कंडीशनिंग लिखा हुआ है, उसमें एक डॉग है, उसके सामने फूड रखा हुआ है। अब कोई भी डॉग होगा तो वो फूड को देख करके उसके जीभ से लार ज़रूर गिरेगी, सलाइवा ज़रूर आएगा। तो इस क्षेत्र में भी यही हो रहा है, फूड को देख करके जो डॉग है उसमें लार आ रहा है और ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, ये लाजमी है, ये प्राकृतिक है जो उस पर हो रहा है। दूसरा है बिफोर कंडीशनिंग में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बेल को रिंग कर रहे हैं। तो बेल को रिंग कर रहे हैं तो इस क्षेत्र में जो डॉग है उसको किसी प्रकार का कोई सलाइवा नहीं आएगा, कोई भी लार उसके मुंह से नहीं गिरेगी। क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि बेल जो है वो जानता है कि बेल रिंग होने से उसे भोजन नहीं मिलने वाला, लेकिन भोजन को देख करके उससे लार इसलिए गिर रही है क्योंकि भोजन से उसका पेट भरेगा और उसको उस चीज़ की आवश्यकता है, बेल की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर ये हो गया बिफोर कंडीशनिंग। अब हमने एक कंडीशन लगा दिया। कंडीशनिंग के दौरान क्या हुआ कि हमने फूड भी रखा है सामने और बेल भी बजाया है, दोनों कार्यों को हम लोग साइमल्टेनियसली साथ में कर रहे हैं, यानी कि बेल बजा रहे हैं और फूड दे रहे हैं, बेल बजा रहे हैं और फूड दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि उसमें सलाइवेशन तो अभी भी हो ही रहा है क्योंकि फूड उसके सामने रखा हुआ ही है। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि हम लोग फूड को हटा देंगे वहाँ से और सिर्फ एक बेल रिंग करना स्टार्ट करेंगे, तब भी उस डॉग में सलाइवेशन होगा और ये क्या होगा, ये कंडीशनड रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि अब कुत्ते को ये लग रहा है, डॉग को ये लग रहा है कि बेल रिंग होने से उसे भोजन प्राप्त होगा। तो हमने उसे इस प्रकार से तैयार किया है। अब छोटे बच्चों में भी इस चीज़ को देख सकते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो सॉफ्ट टॉयज़ बहुत ज़्यादा खेलते हैं। जैसे कि कभी आप ऐसा कीजिए कि सॉफ्ट टॉयज़ आप बच्चों को दीजिए। सॉफ्ट टॉयज़ जब वो स्टार्टिंग में दीजिएगा तो वहाँ पर कुछ भी बेल वेल लगा हुआ नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल ही जैसे सिंपल होता है वैसा होना चाहिए। तो बच्चा उस टाइम से उस बेल से वो जो भी है हमारे पास सॉफ्ट टॉयज़ है उससे अच्छी प्रकार से खेलेगा क्योंकि उससे उस टाइम मज़ा आ रहा होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसे एक झुनझुना वाला जो होता है वो दे देंगे, तो उससे भी बच्चा क्या करेगा, उसको ऐसे बजा बजा करके खेलेगा। तो ये होता है बच्चे में। तो एक तो उसने उस चीज़ से भी खेलना स्टार्ट किया, दूसरा उसने उस चीज़ से भी खेलना स्टार्ट किया। हम लोग फिर क्या करेंगे कि दोनों चीज़ को साथ में देंगे। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे तो उसमें यदि हम लोग उस बच्चे को एक ऐसा टेडी बियर दे दे जिसमें झुनझुना नहीं है और एक ऐसा टेडी बियर दे दे जिसमें कुछ आवाज़ें आती हैं, तो बच्चा जो है आवाज़ों वाला को ज़्यादा पसंद करेगा क्योंकि उसमें दोनों टाइप की स्टिमुलस वेरिएशन डेवलप हो चुका है, दोनों टाइप का स्टिमुलस आ चुका है और वो उसी क्षेत्र में वो रिस्पॉन्स भी कर रहा है। तो ये होता है हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी है मोटिवेशन के क्षेत्र में। जितने भी थ्योरीज़ हम लोगों ने अभी तक देखा है सबसे इम्पोर्टेंट ये थ्योरी है हमारे लिए। आगे है प्रोत्साहन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजमेंट। तो प्रोत्साहन का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक हैं वोल्फ और हॉकमैन। इन्होंने दो प्रकार के बताए हैं यहाँ पर प्रोत्साहन। पहला बोला है सकारात्मक अभिप्रेरणा और दूसरा बोला है नकारात्मक अभिप्रेरणा, जिसको ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको फिर से डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को वो समझ में आ चुका होगा, इतना मैं आशा करती हूँ आप लोग से। 7वां नंबर है क्षेत्रीय सिद्धांत, यानी कि बाउंड्री थ्योरी। तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसको हम एक ऐसे क्षेत्रों में रखते हैं जहाँ पर उसका जो कार्य करने की जो क्षमता है, जो भी उसका कैपेबिलिटी है, वो उस क्षेत्र में अच्छी है। तो वो जो क्षेत्र हो जाएगा जहाँ पर वो अच्छी प्रकार से कार्य कर पा रहा है, जिस वातावरण में वो कार्य कर पा रहा है, तो वो उसी कार्य क्षेत्र में कार्य कर पाएगा। अगर हम लोग उस कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का बैरियर ला देते हैं, किसी प्रकार का
ऐसी चीज़ें ला देते हैं जिससे उसे उस वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई होती है, तो वो उस क्षेत्र में उस प्रकार का कार्य नहीं कर पाता जिस प्रकार का कार्य वो उसमें पहले कर पा रहा था। तो ये होता है हमारा क्षेत्रीय सिद्धांत। आगे है प्रणोद का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ थ्रस्ट। तो प्रणोद का सिद्धांत में क्या होता है कि बालक जो होता है या फिर कोई व्यक्ति जो होता है वो पहले एक अनबैलेंस्ड इक्विलिब्रियम में होता है। यानी कि मान लिया जाए कि कोई बच्चा है जिसे प्यास लगी है, तो जब उसे प्यास नहीं लगी होगी तो वह तो नॉर्मल रहेगा, उसे नीड नहीं है अभी, तो वो नॉर्मल रहेगा। थोड़ी देर बाद उसे क्या होगा कि उसे प्यास लगेगी, और जब उसे प्यास लगेगी तब उसे आवश्यकता होगी। किस चीज़ की आवश्यकता होगी? तो वाटर की आवश्यकता होगी, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। जब उसे वाटर की आवश्यकता होगी तो वो उस चीज़ के लिए कार्य करेगा, ड्राइव करेगा उस चीज़ के लिए वो तैयार होगा। क्या करेगा वो? अब उसे यदि पानी की आवश्यकता है तो उसमें प्यास जगेगी, उसे प्यास लगेगी तो वो उस चीज़ के लिए, उस बिहेवियर के लिए वो कार्य करना स्टार्ट करेगा, और फिर वो वाटर को जो है वो ड्रिंक करना स्टार्ट करेगा, पीना स्टार्ट करेगा। और जब वह वाटर को पी लेगा तब वो उसी कंडीशन में वापस आ जाएगा जिस कंडीशन में वो पहले था। तो ये है हमारा ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, और इसके प्रतिपादक हैं क्लार्क लियोनार्ड हल, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार से हम लोग बालक की भूख मिटाने का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, उससे भी ये थ्योरी हमें उसी प्रकार से समझ में आएगी। आगे है स्वास्थ्य का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ हेल्थ। तो ये जो थ्योरी है ये हर्ज़बर्ग के द्वारा दिया गया था, और इन्होंने 2 फैक्टर्स के बारे में बताया है। पहला है मोटिवेशन फैक्टर और दूसरा है हाइजीन फैक्टर। तो मोटिवेशन फैक्टर के अंदर इन्होंने क्या बताया है कि इन्होंने बालक को जो है ये बताया है कि मोटिवेशन फैक्टर में बालक को इस हद तक उन्हें मोटिवेट किया जाए, इस हद तक प्रेरित किया जाए कि उसमें एक अधिक कार्य करने की, कठिन कार्य करने की, हार्ड कार्य करने की क्षमता, यानी कि किसी भी कार्य को जी जान लगा के कार्य करने की उसमें प्रेरणा उत्पन्न हो। फिर है हाइजीन फैक्टर में इन्होंने बताया कि ऐसी एसेंशियल चीज़ें, ऐसी मूलभूत चीज़ें जिससे बालक जो है डीमोटिवेट हो जाए और वो उस कार्य को उस प्रकार से ना कर पाए, ये इनका कहना था। और इन दोनों को मिला करके जो रिजल्ट हमारे सामने आता है वो होता है हर्ज़बर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं। फिर है शारीरिक गति या परिवर्तन सिद्धांत। तो इसके प्रतिपादक है विलियम जेम्स सेल्डर और रदरफोर्ड। तो इनका कहना था कि बालक जो है वो समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार उस बालक में जिस प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उन्हीं शारीरिक परिवर्तन के अनुसार भी बालक उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित होता है। मान लेते हैं कि कोई बालक जो है वो ज़्यादा मोटा हो गया है, अनहेल्दी हो गया है, उसकी फिटनेस सही नहीं है, तो वो अपना मोटापा कम करना चाहेगा। उसी प्रकार से यदि कोई बालक पतला दुबला है, उसके मसल्स वीक हैं, तो वो ज़्यादा प्रोटीन डाइजेस्ट करके वो चाहेगा कि मेरी जो बॉडी है वो तंदुरुस्त हो सके, सुडौलकाय बन सके। तो ये जो है वो मोटे वाले आदमी के लिए अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है, पतले वाले आदमी के लिए अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो इसमें जिसे जिस चीज़ की आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप वो खुद को मोटिवेट करता है और उसी अनुसार वो अपना कार्य करता है। फिर है सक्रियता सिद्धांत, और ये सिद्धांत दिया गया था सोलेसबरी और मिलगांव के द्वारा, और उनका कहना था कि उनके व्यवहार में जितनी दक्षता आएगी, उसके बिहेवियर में जितनी अधिक क्यूरियोसिटी आएगी, जितनी अधिक दक्षता आएगी, वो बालक उस कार्य को करने के लिए उतना ही ज़्यादा सक्रिय होगा। फिर है संतुलन स्थैर्य सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक हैं वो चैपलिन, कोकर, एप्पल हैं, और इनका कहना था कि कोई भी कार्य को बालक को एक संतुलन बना के करना चाहिए जिससे कि उसका मोटिवेशन बना रहे। फिर है प्रत्याशा सिद्धांत, और ये सिद्धांत विक्टर व्रूम के द्वारा दिया गया था, और ये इनका कहना था
कि जो बालक होता है वो कोई भी कार्य को निश्चित तरीके से ही करता है, क्योंकि उसे जिस तरीके से वो पहले कर चुका है उसी तरह से करने में उसे लगता है कि वो जो कार्य कर रहा है उसमें वो सफल होगा। दूसरा मेथड अपनाएगा तो शायद वो उस चीज़ में फेल हो जाए, असफल हो जाए। फिर है हमारा 14 नंबर है हमारा विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत, और ये सिद्धांत सिलोमोन और कॉर्बेट के द्वारा दिया गया था। और किसी भी कार्य को करने के लिए इनका कहना था कि व्यक्ति में दो विरोधी भावनाएं जो होती है उसके मन में उत्पन्न होती हैं, और वो दो विरोधी भावनाएं एक दूसरे से लड़ाई करती रहती हैं कि ये कार्य मुझे करना चाहिए, ये कार्य मुझे नहीं करना चाहिए। और ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे साथ अपने लाइफ में हमेशा होता है। आप लोग ये चीज़ अच्छे प्रकार से जान रहे होंगे। फिर है 15 नंबर हमारा प्रोत्साहन का सिद्धांत यानी कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी जैसे हम लोगों ने पहले बताया है आपको कि दो टाइप का रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या हो सकता है कि उसे हम लोग, फिर है एक पनिशमेंट और एक है एक्सटेंशन। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में उसमें उसका मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है तो उसे हम लोग कुछ प्राइज़ दे रहे हैं, उसे शाबाशी दे रहे हैं, उसके कार्य के लिए उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर में आएगा। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी कार्य उसने किया है उस व्यक्ति ने, उस कार्य को करने के लिए उसे हतोत्साहित करना, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर में आता है। पनिशमेंट में कोई कार्य उसने नहीं किया तो उस चीज़ के लिए उसे पनिश कर दिया, उसे दंड मिला, तो ये पनिशमेंट के अंदर आ जाएगा। और एक्सटिंक्शन में क्या करता है कि कोई भी कार्य यदि बालक के द्वारा किया गया है तो उसे इग्नोर किया जाता है, उसे ध्यान ही नहीं दिया जाता, तो ये है एक्सटिंक्शन। तो ये सारी चीज़ें हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो कि फॉफमैन महोदय के द्वारा दिया गया था। आगे है आनुवांशिक पैटर्न सिद्धांत। इसमें क्या है कि बालक का जो हेरिडिटी होती है यानी कि उसके माता पिता जिस प्रकार के अभिप्रेरणा से होते हैं या फिर जिस प्रकार की चीज़ों में वे होते हैं, बालक भी उन्हीं कार्यों को करने के लिए अभिप्रेरित होता है। मान लीजिए कि उनके माता पिता डॉक्टर हैं तो बालक भी चाहेगा कि मैं भी डॉक्टर बनूं। ये जेनेटिक होती है ये चीज़ें, और ऐसी होती हैं, ऐसा कहा नहीं जा सकता कि सब में होती है, बट मैक्सिमम केस में ऐसा होता है। फिर आगे है हमारा अभिप्रेरित करने की विधियाँ, इसको हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए। कल आपसे फिर से मिलेंगे हम लोग, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा हमारा ये चैनल। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज का क्लास आपको कैसा लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर क्लास अच्छा लगा है तो उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।